वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं शिवांगी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? कल की वीडियो में हमने देखा था कि ये जो अधिगम, हमारी जो सेकेंड यूनिट है अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग, ये हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको सिलेबस जब बताया था तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट और सेकेंड यूनिट लर्निंग मतलब अधिगम, ये दोनों यूनिट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों यूनिटों से हमें 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से देखने को मिलते हैं। पहले भी मैं आपसे ये बात डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं आपको फिर से ये बात बता रही हूँ कि ये दोनों यूनिट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन यूनिटों को हमें हल्के में नहीं लेना है, बहुत अच्छे से इनकी स्टडी करनी है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो अधिगम है, अधिगम क्या होता है, अधिगम के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कथन दिए हैं, जो अधिगम की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, किसके साथ होती है, कब से कब तक होती है, ये सारी बातें हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा अधिगम है, हमारी जो अधिगम की प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन से कारकों के प्रभाव से अधिगम की जो प्रक्रिया है वो या तो मंद हो जाती है या फिर तीव्र हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जो दरवाज़ा होता है ना वो शिक्षक खोलते हैं, दरवाज़ा शिक्षक खोलते हैं, लेकिन उसमें प्रवेश हमें खुद करना पड़ता है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि जो मेथड होता है, जो सिलेबस होता है, जो कंटेंट होता है वो हमें हमारा शिक्षक देता है, हमारा जो गुरु है हमें वो देता है, लेकिन उसको हमें उसके दरवाजे के अंदर प्रवेश हमें खुद करना पड़ता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षक जो चीज़ हमें दे रहा है तो वो चीज़ अच्छे से हम पढ़ें, उसको अच्छे से ग्रहण करें, वो चीज़ तो हमें खुद करनी पड़ती है ना। तो आज का थॉट यही है कि दरवाज़ा शिक्षक खोलते हैं लेकिन उसमें प्रवेश खुद करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। तो हमारा फर्स्ट जो कारक है, पहला कारक है, पहला फैक्टर है वो है सीखने की इच्छा। सीखने की इच्छा। अब देखिए, हम कोई भी काम हमें करना है, सिर्फ सीखना ही नहीं, कोई भी काम ले लीजिए, आपको कोई भी काम करना है, बाजार जाना है, शॉपिंग करनी है, मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए क्या होना चाहिए? आपकी इच्छा तो होनी चाहिए। या कोई आपको ज़बरदस्ती खींच के ले जा रहा है तो क्या आप जाएंगे? अगर मान लो चले भी गए तो क्या मन से जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही जो सीखना है, जो अधिगम की प्रक्रिया है, उसमें भी जो हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जब तक व्यक्ति के अंदर, जब तक बालक के अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक हम उसे ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं सिखा सकते। अब जैसे ले लीजिए, मैं वीडियो डालती हूँ, वीडियो बना के आपको दे रही हूँ, लेकिन जब तक आपकी पढ़ने की खुद इच्छा नहीं करेगी तब तक क्या वीडियो आप तक पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है। जब तक आपका मन नहीं करेगा सीखने का कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो ये जो सीखने की जो इच्छा होती है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम किसी को, किसी की इच्छा के बिना उसे ज़बरदस्ती हम कुछ भी नहीं सिखा सकते। तो इसीलिए जो अधिगम की प्रक्रिया है उस पर इस कारक का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला जो कारक है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब ये है कि बालक को या व्यक्ति को पहले से कितना ज्ञान है। हम उसे जो भी चीज़ सिखाने जा रहे हैं, जो भी विषय वस्तु है हमारी, हम उसे कुछ भी सिखाने जा रहे हैं तो हमें पहले ये जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि उसके पास इस चीज़ को लेकर पहले से कितना ज्ञान है। पहले हम ये चीज़ देखेंगे ना कि उसके पास पहले से इस चीज़ का कितना ज्ञान है, फिर हम उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर उसके पास इस चीज़ का बिल्कुल ज्ञान ही नहीं होगा, हम उसे आगे का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या वो सार्थक होगा? नहीं होगा, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। जब उसे उसका बेसिक ही नहीं पता है तो वो आगे का पढ़ के क्या करेगा? तो इसीलिए अधिगम की प्रक्रिया में जो पूर्व ज्ञान है ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बालक के लिए, बालक को कुछ भी सिखाने से पहले, व्यक्ति को कुछ भी सिखाने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि उसके पास पूर्व ज्ञान कितना है, उस चीज़ के बारे में पहले से ज्ञान उसके पास कितना है। नेक्स्ट, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, जो अरस्तु महोदय हैं, जो हमारे अरस्तु हैं,
अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? अरस्तु महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो फैक्टर है, इसमें क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। कहने का मतलब ये है कि जब तक बालक या व्यक्ति जो भी अधिगम की प्रक्रिया कर रहा है वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो अच्छे से अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं कर पाएगा। अगर शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ है तो वो ज़्यादा देर तक बैठकर कोई भी चीज़ नहीं पढ़ पाएगा, कोई भी चीज़ ग्रहण नहीं कर पाएगा। बीच बीच में उसे आराम की ज़रूरत होगी, बीच बीच में कभी उसे पानी चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो जब तक शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होगा, और ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य ले लीजिए, हम बैठे यहाँ कोचिंग में हैं, ठीक है, अब देख लीजिए कि हम कोचिंग में बैठे हैं लेकिन हमारा मन वहाँ नहीं है। हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर परेशान है। तो क्या हम उस समय अधिगम की प्रक्रिया संपन्न कर पाएंगे? कोई भी चीज़ हम सीखने बैठे, कोई भी कार्य करने बैठे, तो जब तक हमारा मन नहीं होगा, हमारा जो मन है वो उस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, तब तक क्या हम वो चीज़ पूरी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे शरीर का और मन का, दोनों चीज़ों का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट, विषय वस्तु। देखिए, विषय वस्तु एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारे पास कोई विषय नहीं होगा, कोई विषय वस्तु नहीं होगी, उसके बिना अधिगम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है तो हम अधिगम उसे किस चीज़ का कराएंगे? कोई तो टॉपिक होगा, ज़रूरी नहीं है वो आपका पढ़ाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक टॉपिक तो होगा, एक विषय वस्तु होगी। तो विषय वस्तु कैसी है? विषय वस्तु अगर ऐसी है कि जिसमें बालक को रुचि आ रही है तो अधिगम की प्रक्रिया बहुत अच्छे से संपन्न होगी। अगर कोई ऐसी विषय वस्तु है जो नीरस है, उसमें बच्चा रुचि ही नहीं ले रहा है, कोई बोरिंग सा विषय वस्तु है, तो अधिगम की प्रक्रिया है वो मंद होगी। तो इसीलिए विषय वस्तु का चयन अच्छे से करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट, वातावरण। देखिए, वातावरण से तात्पर्य ये है कि हम जहाँ पर भी अधिगम करा रहे हैं, जिस भी चीज़ का अधिगम करा रहे हैं, तो जो आसपास का वातावरण है, वातावरण उसी के अनुरूप होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में ले लीजिए, या छोटे बच्चों के स्कूल ले लीजिए, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम या फिर प्राइमरी, कोई भी ले लीजिए, तो वहाँ आपने देखा होगा कि दीवालों पर पेंट किया हुआ होता है, तो उन पर क्या होता है? गिनतियाँ लिखी हुई होती हैं, ABCD लिखी हुई होती है, फलों के चित्र बने होंगे, कहीं पर कुछ, मतलब उनका जो पढ़ाई है, उनका जो कोर्स है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पर बननी होती है। मतलब वो किस लिए होता है? कि एक वातावरण क्रिएट हो जहाँ पर बैठकर अच्छे से अधिगम की प्रक्रिया संपन्न की जा सके। अगर बालक आसपास वो चीज़ें देखेगा तो वो लिखी हुई चीज़ पढ़ेगा ना, तो जब वो पढ़ेगा तो उसका मन भी करेगा कि हाँ मैं ये चीज़ सीखूं। तो इसी प्रकार से अब वातावरण में सिर्फ ये नहीं कि हाँ बस इसी प्रकार का वातावरण, शांत वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो अधिगम की प्रक्रिया के लिए शांत स्वच्छ वातावरण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और रुचिपूर्ण वातावरण, कि वहाँ ऐसी जगह बैठा हो बच्चा कि वहाँ उसे वो सारी चीज़ें देखकर पढ़ने में रुचि प्राप्त हो। नेक्स्ट, परिपक्वता व आयु। देखिए, परिपक्वता का मतलब ये होता है, परिपक्वता क्या होता है पहले ये बताइए। परिपक्वता मतलब होता है मजबूती। मतलब जैसे अगर बालक परिपक्व नहीं है, उसकी आयु नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, तब तक वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। जैसे हम 2nd क्लास के बच्चे को अगर 5th क्लास का पढ़ाने लगें, 5th क्लास के कोर्स के अकॉर्डिंग पढ़ाने लगें, तो क्या वो चीज़ें अच्छे से ग्रहण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आयु नहीं हुई है।
अब जब बच्चा सेकेंड क्लास में है तो वो 5th क्लास की चीज़ें कैसे सीख लेगा? वो उस हिसाब से अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, उस लेवल तक परिपक्व नहीं हुआ है, इसीलिए वो अपने स्टैंडर्ड की चीज़ें सीख पाएगा। तो इसीलिए परिपक्वता और आयु भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अधिगम की प्रक्रिया के लिए, कि जब तक बच्चा जो हमारी विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग मैच्योर नहीं हो पाया है, उसके अकॉर्डिंग मजबूत नहीं हो पाया है, तब तक अधिगम की प्रक्रिया अच्छे से सफल नहीं हो सकती है। नेक्स्ट, सीखने की विधियाँ। देखिए, शिक्षण विधियाँ हम आगे पढ़ेंगे, तो जो सीखने की विधियाँ होती हैं वो शिक्षक को अच्छी अच्छी विधियों का उपयोग करना चाहिए, बालक के अनुसार विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगर शिक्षण विधियाँ अच्छी होंगी, सिखाने की विधियाँ अच्छी होंगी, तो अधिगम की प्रक्रिया भी अच्छी ही होगी। तो इसीलिए शिक्षक का ये दायित्व बनता है कि वो अच्छी अच्छी शिक्षण विधियों का प्रयोग करे। अगला, थकान। देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया था इस वाले पॉइंट में, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य वाले पॉइंट में, कि मन और शरीर दोनों चीज़ों का स्वस्थ होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अधिगम की प्रक्रिया के लिए। तो इसी से हम जोड़ लेते हैं थकान को, कि अगर जब तक व्यक्ति थकान होगी उसको, चाहे वो शारीरिक थकान ले लीजिए चाहे वो मानसिक थकान ले लीजिए, तो अगर व्यक्ति थकावट में है, अगर व्यक्ति थका हुआ है, तो वो अच्छे से अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाएगा। जब उसका मन ही नहीं लगेगा, जब वो थका हुआ है, तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा अधिगम की प्रक्रिया के लिए। तो इसीलिए थकान जो है वो अधिगम की प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अगला क्या है? सीखने की अवधि। देखिए, सीखने की अवधि से तात्पर्य ये है कि जो सीखने का समय काल होना चाहिए वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक ही चीज़ को बच्चा या व्यक्ति ज़्यादा समय तक वही चीज़ रिपीट करता रहेगा, वही चीज़ सीखता रहेगा, तो क्या होगा? उस चीज़ को लेकर वो बोर हो जाएगा, ना उसकी रुचि बचेगी, ना वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसीलिए जो सीखने की अवधि है वो ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए बच्चों की प्राइमरी स्कूल में जो एक पीरियड का समय होता है वो कितना होता है? 35 मिनट या 40 मिनट, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम कोई चीज़, किसी टॉपिक को 2 घंटे तक खींच दें तो क्या होगा? बोर हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं जितना मुझे पढ़ाना है मैं बस उतना ही लेके चलती हूँ। ज़्यादा फालतू ना मुझे आपको देना है, और ना ज़्यादा फालतू देने से कोई मतलब है, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। आप भी देखेंगे कि हाँ, मैम ने ये पूरे 1 घंटे की वीडियो बना दी है, कौन देखेगा? ऐसा होगा ना। तो इसीलिए जो सीखने की अवधि है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है अधिगम की प्रक्रिया पे। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अधिगम की प्रक्रिया पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले अभिप्रेरणा की प्रक्रिया करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है वो अधिगम की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए शिक्षक को अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले बालक को मोटिवेट करना चाहिए। बालक को मोटिवेट करना चाहिए कि इस चीज़ को करने से उसे प्रेरणा देनी चाहिए। अगर बच्चा जब प्रेरणा वाली चीज़ें देखेगा, अगर उसे प्रेरणा मिल रही है, तब क्या होगा? तब ये होगा, उसकी रुचि बढ़ेगी अधिगम की प्रक्रिया को लेकर, वो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। तो जब रुचि होगी तो अधिगम की प्रक्रिया भी अच्छे से संपन्न होगी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगी आपको, सिर्फ हम एक बार नाम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है सीखने की इच्छा। सेकंड, पूर्व ज्ञान। थर्ड, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। इसको लेकर अरस्तु महोदय ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। नेक्स्ट, विषय वस्तु। विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, वातावरण। वातावरण साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। अगला, परिपक्वता व आयु। बच्चे की एज होनी चाहिए, हम जिस हिसाब से उसे जो चीज़ सिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर होना चाहिए। अगला, सीखने की विधियाँ। अच्छी अच्छी उच्चतम विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला, थकान। थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थकान का जो प्रभाव है वो अधिगम की प्रक्रिया पर नकारात्मक पड़ता है। अगला, सीखने की अवधि।
सीखने की अवधि ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। अभिप्रेरणा, अधिगम की प्रक्रिया से पहले अभिप्रेरणा की प्रक्रिया करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बालक को मोटिवेट करेंगे तब उसके अंदर रुचि उत्पन्न होगी, रुचि उत्पन्न होगी तभी जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से सफल हो पाएगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आज हमने देखा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अभी हम अधिगम की यूनिट बहुत ही ज़्यादा लंबी, क्योंकि अधिगम की यूनिट में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है। अभी हम अधिगम का वक्र पढ़ेंगे, अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे, अधिगम का पठार पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। अगर कोई भी वीडियो मिस हो भी जाती है तो आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपके टॉपिक वाइज डे बाई डे सारी वीडियो ऐड होती जा रही हैं। तो अगर कोई आपकी वीडियो गलती से छूट भी जाती है तो आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अगर देखिए, आपको भी पता है ना कि इस टाइम शिक्षक भर्ती के लिए क्या हो रहा है, जोर शोर से धरना चल रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को बस अपनी तैयारी रखनी है ताकि यूपी टेट फटाक से निकले, फिर आगे हम सुपर टेट में बैठ सकें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्रिएट मंत्रा को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।